Good morning, friends. In continuation of last video, in this video, we are going to discuss about lymph. What is the difference between lymph and blood? Blood pressure. What is the blood pressure? What is normal blood pressure? Low blood pressure, high blood pressure, and what are the different causes behind this? और इसके बाद भी अगर कुछ समय बच जाता है तो पिछले वीडियो में कुछ चीज़ें थोड़ी जल्दबाजी में हमने डिस्कस की थी, उनको एक बार और रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिम्फ को समझने के लिए आप इस डायग्राम पे कंसंट्रेट करिए अपने आप को और देखिए। ये देखिए, ये आर्टरी है और ये वैन है। ठीक है, अब आर्टरी और वेन के बीच में आप देखिए ये काफ़ी एक बड़ा सा नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, आर्टरी और आर्टरी से ये जो ब्रांच निकल रही है, मैं इसको इनलार्ज कर दूं। आर्टरी से ये जो ब्रांच निकल रही है, ये ब्रांच, ये जिसको हम आर्टेरियोल कह सकते हैं, आर्टेरियोल कह सकते हैं, या लेबल भी किया है। ठीक है, आर्टेरियोल। ठीक है, और उससे और छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकल रही हैं, इनको हम आर्टेरियोलर कैपिलरीज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आर्टेरियोलर कैपिलरीज कह सकते हैं। अब देखिए धीरे धीरे जब आगे ये बढ़ रही है तो इसका कलर रेड से डार्क रेड से लाइट रेड और धीरे धीरे ब्लू होता जा रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो आर्टेरियोलर कैपिलरीज है ये वेन्युलर कैपिलरीज से कनेक्ट हो गई है यहाँ पर आते हुए, और वेन्युलर कैपिलरीज फाइनली वेन्यूल से कनेक्ट हो गई है, और वेन्यूल जो है वो वैन से कनेक्ट हो गया है। तो जिस तरीके से ये ब्लड यहाँ पर आया था, अब ये ब्लड वापस से जा रहा है। तो इस डायग्राम से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, और इसमें जो ब्लड होता है वो कभी भी कैपिलरी नेटवर्क, या यूँ कहें कि जो डिफरेंट वेजल्स हैं उन वेजल से बाहर कभी भी नहीं निकलता है, कभी भी टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। तो अब आप इमेजिन करिए कि ये जो हमारी जो कैपिलरी नेटवर्क है, इनके बीच में ये यहाँ पर ये लेबल किया हुआ है। मैं इसको वापस से मिनिमाइज कर रहा हूँ। ये आप देखें तो चलिए इसको थोड़ा सा इरेज भी कर दिया जाए ताकि इसको अच्छे से समझ सके। अब आप देखिए यहाँ पर कि इन कैपिलरी नेटवर्क के बीच में ये टिश्यू सेल लेबल किया हुआ है टिश्यू सेल। इसका मतलब ये कि दीज आर आवर डिफरेंट टिश्यूज़। यहाँ पर ये जो जहाँ कैपिलरी नेटवर्क के बीच में जो स्ट्रक्चर है ये हमारे टिश्यूज़ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्लड कंटेंट, जो भी ब्लड में से जो भी मटेरियल आता है वो तो यहाँ आर्टरी से चला, फिर आर्टेरियोलर कैपिलरी में गया, फिर वेन्युलर कैपिलरी में गया, और फिर वेन्यूल में गया, और फिर वैन के अंदर चला गया। यानी कि ब्लड यहाँ से आया और यहाँ चला गया। तो इसका मतलब ये कि टिश्यू को कैसे मिलेगा ब्लड? टिश्यू को ब्लड तो नहीं मिलेगा, यानी कि ब्लड जो भी चीज़ कैरी करके लेके आ रहा है वो टिश्यू तक कैसे ट्रांसफर होगी? तो वो टिश्यू तक कैसे ट्रांसपोर्ट होगी? और डिफ्यूज़न मैकेनिज्म से ट्रांसफ़र होगी, और वो डिफ्यूज़ होके जो भी मटेरियल है वो डिफ्यूज़ होके अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आर्टरी है ये ऑक्सीजन को लेके आ रही है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पर आ रहा है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो यहाँ आके ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन रह जाएगा और उसमें से ऑक्सीजन निकल कर कहाँ चली जाएगी? डिफ्यूज़ होके यहाँ पर चली जाएगी इस फ्लूइड के अंदर जिसको हमने लिम्फ कहा। क्या कहा? द लिम्फ। ये जो हमारे जो टिश्यूज़ हैं, इन टिश्यूज़ के और कैपिलरीज़ के बीच में मैं इस तरीके से बता दूं कि ये कैपिलरी, मान लिया जाए कि ये कैपिलरी है। ठीक है, और ये हमारा टिश्यू है, और टिश्यू या एक सेल मान लीजिए, इनके बीच में ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड क्या है? दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज लिम्फ। सो लिम्फ इज अ इंटरस्टेशियल फ्लूइड विच विल टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्लड, है ना। ब्लड से जो भी न्यूट्रिएंट आ रहा है, मान लिया जाए ऑक्सीजन आ रही है ना, रेस्पिरेटरी गैसेस है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होगी, सबसे पहले लिम्फ में जाएगी अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और उसके बाद में वो डिफ्यूज़ होकर कहाँ चली जाएगी? सेल में चली जाएगी। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो सेल है, ये सेल लगातार क्या कर रही है? रेस्पिरेशन कर रही है। तो रेस्पिरेशन में किसको यूटिलाइज करेगी? ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इस सेल के अंदर लगातार क्या होगा? लो बना रहेगा। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो बना रहेगा। और चूंकि ये हमारा जो ब्लड वेजल
वेसल या जो कैपिलरी है वो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके आ रही है, तो यहाँ पर O2 का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, काफ़ी ज़्यादा रहेगा, O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन लिम्फ में, और लिम्फ से लगातार सेल के अंदर वो डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन नीचे आती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी एक्सक्रेटरी मटेरियल इस सेल के अंदर बनेगा तो उसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर हाई हो जाएगा। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन से वो डिफ्यूज होकर कहाँ जाएगा, लिम्फ के पास जाएगा, और लिम्फ से डिफ्यूज होकर कहाँ चला जाएगा, कैपिलरी के पास चला जाएगा। ये वेन्युलर कैपिलरी के पास चला जाएगा, वेन्युलर कैपिलरी से वेन के पास चला जाएगा, वेन से वेन्यूल के पास चला जाएगा, वेन्यूल से वेन के पास चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो मटेरियल का एक्सचेंज होता है, और इस एक्सचेंजेशन में हमेशा जो हमारी जो कैपिलरी नेटवर्क होती है और जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनके बीच में एक फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ें, समझने की कोशिश करें कि क्या लिखा है। ये टिश्यू फ्लूइड इट कंटेन्स प्लाज्मा, ठीक है, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स। इसके अंदर ब्लड सेल्स भी होती है, WBCs होती है एक्चुअली, कौन सी होती है, एक्सेप्ट आरबीसी के अलावा WBC और प्लेटलेट्स भी होती है यहाँ पर। ठीक है, प्लेटलेट पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो है वहाँ पर जो सेलुलर कंटेंट्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो RBC का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो कैपिलरी नेटवर्क से निकलकर बाहर नहीं आ पाता, यानी कि इंटरस्टेशियल फ्लूइड में नहीं आ पाता है। लेकिन WBCs और जो प्लेटलेट्स होते हैं ये कंपेरेटिवली RBC से कम साइज़ के होते हैं, तो दे कैन फिल्टर्ड एंड कम इनटू दिस फ्लूइड, यानी कि लिम्फ के अंदर आ जाता है। इट इज़ कलरलेस, क्योंकि यहाँ पर RBC नहीं है, WBC है, तो WBC यानी कि वाइट ब्लड है, तो इसमें कोई कलर नहीं होता है। इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड प्रोवाइड टू द सेल। ठीक है, तो जो भी डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू जो भी मटेरियल एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, वो भी लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसको एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब हम लिम्फ के बारे में बात करेंगे तो लिम्फ जो है वो सर्कुलेट होता है, वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से सर्कुलेट होता है। यानी कि जब हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तो हमारा क्लोज्ड है, और जब क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है तो कैपिलरी और हमारे टिश्यू के बीच में एक फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड क्या होता है, वो लिम्फ होता है। क्या होता है, वो लिम्फ होता है, और लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम हमारी बॉडी में चलता है, वो उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो किससे बन के बनता है, एक तो लिम्फ होता है, दूसरा जो फ्लूइड है वो, और उसको कैरी करने के लिए लिम्फ कैपिलरी बाद में चलकर जब कैपिलरीज आपस में जुड़ जाएगी, ये जो कैपिलरीज है जब आपस में जुड़ जाएगी तो लिम्फेटिक वेजल्स बन जाएंगे, और लिम्फेटिक वेजल्स फिर जाके एक बड़े से नोड्स में, बड़े से जंक्शन में ओपन हो जाएगी, तो इसको हम लिम्फेटिक नोड कहेंगे। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम इज कंसिस्ट बाय लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेजल्स एंड लिम्फ नोड्स एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिम्फ। ठीक है, ये लिम्फ फाइनली, जो लिम्फ होता है ये फाइनली जाके हमारी वेंस में, जो हमारी हाथों की जो वेंस होती हैं उन वेंस में जाकर ये ओपन हो जाता है, तो वापस से ये ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा, फिर ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर आएगा, और इन कैपिलरीज के पास में जैसे आएगा फिर फिल्टर होकर निकलकर इंटरस्टेशियल फ्लूइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमें समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिम्फ के क्या फंक्शन होंगे लिम्फ के फंक्शंस आप देख रहे हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ लिम्फ इज लिम्फ एक्ट एज मिडिल मैन, है ना। मिडिल मैन किसके बीच में मिडिल मैन है, कैपिलरी और हमारा जो टिश्यूज़ है उनके बीच में क्या होता है, लिम्फ होता है। तो ये एक मिडिल मैन का काम करता है, जो क्या करता है, विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कैपिलरी से जो O2 आएगी उसको सबसे पहले लिम्फ लेगा, और लिम्फ किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, सेल को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन, फूड मटेरियल जो भी कैपिलरी से इस सेल को चाहिए, फूड मटेरियल वो भी ट्रांसपोर्ट करेगा। हार्मोन्स, जो कैपिलरी के थ्रू जो हमारे टारगेट ऑर्गन में हार्मोन्स जा रहा है उसको भी ट्रांसपोर्ट करेगा टू द बॉडी सेल्स। ठीक है, तो इसके अलावा बात करें, एंड जब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम बात करें, जो ऑक्सीजन के बारे में हमने क्या बात किया कि यहाँ से ऑक्सीजन सेल के पास जाएगी। अब सेल रेस्पिरेशन करके क्या बना रही है, CO2 बना रही है, तो CO2 कहाँ जाएगी, सेल से लिम्फ में जाएगी, और लिम्फ से कहाँ जाएगी, कैपिलरीज में जाएगी। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। एंड बर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड
एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी वेस्ट सेल के अंदर बन रहे हैं, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो सेल के अंदर बन रहे हैं उनको कैपिलरी तक पहुंचाना है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट ही है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी लिम्फ, और वो लिम्फ कहाँ पहुंचाएगा, कैपिलरी में पहुंचाएगा। ठीक है, लिम्फ लेगा, कैपिलरी में पहुंचाएगा। जो भी वेस्ट बन रहा है, यूरिया बन रहा है, यूरिक एसिड बन रहा है, ठीक है, अमोनिया बन रहा है, वो सब यहाँ पर सेल के अंदर बनेगा और लिम्फ इसको लेगा और लिम्फ कहाँ पहुँचाएगा, कैपिलरी के पास पहुँचाएगा। ठीक है, कैपिलरी किसको पहुँचाएगी, वेन्यूल को पहुँचाएगी, वेन्यूल किसको पहुँचाएगा, वेन को पहुँचाएगा, वेन फिर उस पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक उसको लेके जाएगा। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द ब्लड एंड देन फाइनली पोस्ट टू द सेम इनटू द वेनस सिस्टम। ठीक है, वेन सिस्टम में चला जाएगा, वेन सिस्टम से एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास चला जाएगा। बॉडी सेल्स आर केप्ट मोस्ट बाय द लिम्फ। अब जो लिम्फ होता है ना, वो ये देखिए सेल है, इस सेल के पूरे चारों ओर भरा रहेगा। ठीक है, लिम्फ तो पूरा रहेगा, तो हमारा जो सेल होगी उस सेल को ये मोइस्ट बना के रखेगा। ठीक है, और इट डिस्ट्रॉयड द इन्वेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स इनटू द लिम्फ नोड्स। अब यहाँ पर हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि WBC भी होता है। यहाँ पर क्या होता है, WBC। अब WBC को आप जानते हो कि ये वाइट पुलिस फोर्स ऑफ द बॉडी है ना, हमारा डिफेंस सिस्टम है। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे सेल के अंदर पेनेट्रेट करना चाहेगा तो सबसे पहले वो किसके कांटेक्ट में आएगा, वो हमारे लिम्फ के कांटेक्ट में आएगा, और लिम्फ के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ WBC तैयार बैठे हुए हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, तो ये भी हमारे लिम्फ का एक फंक्शन हो गया। तो आइए लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। इट फॉर्म्स सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड के लिए कहा गया कि हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। लिम्फ क्या है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट, लिम्फ सिस्टम बनाता है ये। रेड कलर का होता है, क्यों होता है, क्योंकि RBC उसमें होते हैं। इसमें कलरलेस होता है, ये क्यों कलरलेस होता है, क्योंकि RBC नहीं होती है, WBC और प्लेटलेट्स यहाँ पर होते हैं, प्लाज्मा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड कंटेंस प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो WBC यहाँ पर भी बताया गया। एक्चुअली जब आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी कि प्लेटलेट्स और WBC मैंने कहा था कि वहाँ पर होती है, लिम्फ में होती है, तो बिल्कुल सही बात है, लिम्फ में होती है, लेकिन उसको सर्कुलेट करने का काम तो ब्लड ही करता है ना। लिम्फेटिक सिस्टम डिपेंड्स ऑन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम फॉर सर्कुलेशन, तो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। ठीक है, बट फाइनली ये फिल्टर होकर वापस से प्लाज्मा में यानी कि लिम्फ में चले जाएंगे। कंटेंट्स प्लाज्मा, WBC और प्लेटलेट्स भी यहाँ पर होंगे। ठीक है, फ्लोज इनसाइड आर्टरीज एंड वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लड होता है उसमें आर्टरी, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज होती है। ठीक है, और अभी हमने बात की थी लिम्फ के बारे में, ये इनसाइड द वेजल्स, आप यानी कि लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेजल्स एंड लिम्फ नोड्स, इनके ये 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, इट फ्लोज रैपिड, काफ़ी रैपिडली होगा क्योंकि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हार्ड इसको पंप कर रहा है। ठीक है, ये स्लो पंप होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये भाई ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से फिल्टर होकर लिम्फेटिक सिस्टम में चला गया, फिर लिम्फ कैपिलरीज, फिर लिम्फ वेजल्स, फिर लिम्फ नोड। ठीक है, तो वो एक अलग सिस्टम हो गया जिसमें कि वो बहुत आराम से सर्कुलेट होगा। ठीक है, ब्लड के बारे में क्या कहा गया, इट मेनली ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन इन द बॉडी। ठीक है, तो ये तो हम जानते ही हैं, हमने डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है। इट मेनली कवर्स मटेरियल्स, conveys materials for the from the tissue cells into the blood। ठीक है, टिश्यू सेल्स में, जैसे टिश्यू के बीच में जब प्लाज्मा, जहाँ पर लिम्फ है, वो वहाँ से कलेक्ट करेगा मटेरियल्स को। ठीक है, और वो जो है वो कैपिलरीज को देगा, या फाइनली फिर वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर, जब मैंने कहा था कि आपकी हाथों की जो वेंस होती है वहाँ जाके ओपन हो जाता है, तो वहाँ वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों को कंपेरेटिवली याद रखिएगा। अब हम बात करें ब्लड प्रेशर के बारे में, तो जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है इन बातों पे खास कंसंट्रेट करना है आपको। फोर्स एक्सर्टेड अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेजल, वेजल मतलब आर्टरी, आर्टरी का ही ध्यान रखना। जो ब्लड का जो प्रेशर आर्टरी की वॉल के ऊपर लग रहा है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहेंगे, वेन्स की वॉल के ऊपर नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर सिस्टोलिक, सिस्टोलिक का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब आर्टरी के वॉल के ऊपर जो प्रेशर है उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, और जब हार्ट रिलैक्स होगा, डायस्टोलिक। ठीक है, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ आवर हार्ट, जब हार्ट रिलैक्स हो रहा है उस कंडीशन में जो प्रेशर है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे। ठीक है, और ये आर्टरी के वॉल के ऊपर है। ठीक है, या कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे या रिलैक्सेशन के टाइम पे, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। ठीक है, अब
इसको मेज़र करने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर एंड स्टेथोस्कोप, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहे हैं। दिस टू इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू फाइंड आउट द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 सिस्टोलिक यानी कि कॉन्ट्रैक्शन में 120 और रिलैक्सेशन में 80, अगर ये है तो ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर की कंडीशन है। इसके नीचे आप देखेंगे तो आइडियल ब्लड प्रेशर है ये वाला। ठीक है, और इसके नीचे अगर आप देखें तो ये 100 तक भी, आप 100 से 120 तक देखेंगे, और इधर आप देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 60 to 80 आप देखेंगे। तो ये 60 to 80 यानी कि 100 to चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि यह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 और डायस्टोलिक जो है अगर 60 रहता है, ठीक है, या इसके नीचे रहता है, तो ये लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और यदि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 है और डायस्टोलिक प्रेशर 180 है, ठीक है, या यूँ कहें कि सिस्टोलिक प्रेशर 90 एंड अबो, 90 के अबो और 120 तक, डायस्टोलिक प्रेशर 60 अबो 80 तक, अगर इस कंडीशन को हम देखें तो ये आइडियल ब्लड प्रेशर में आता है। ठीक है, और यदि 120 प्लस ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर 120 से 140 तक चला गया और इधर ये 80 प्लस और 90 तक चला गया, तो ये प्री हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आएगा। और यदि 140 के भी प्लस हो गया और उसके ऊपर 190 तक निकल गया और इधर ये 90 के प्लस होकर 100 के आसपास चला गया डायस्टोलिक प्रेशर, तो ये हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इस को आप पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर के क्या रीज़न हो सकते हैं, किसके कारण? स्मोकिंग एक है, दूसरा है ओवरवेट, किसी पर्सन का वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी पर्सन नहीं करता है, अपने खाने में बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ड्रग एब्यूज़ करता है, यानी कि अल्कोहल ड्रिंकिंग वगैरह करता है। स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है पर्सन को, ओल्ड एज में भी ये चीज़ें हो जाती है। ठीक है, आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और कुछ जेनेटिकल रीज़न भी होते हैं। इसी तरीके से लो ब्लड प्रेशर के भी कुछ रीज़न हैं। प्रेगनेंसी में जनरली लेडी में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। हार्ट प्रॉब्लम्स अगर किसी पर्सन को है तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। एंडोक्राइन प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन की प्रोसेस, अगर आपकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा पानी निकल गया है तो भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। आपकी बॉडी से यदि ब्लड काफ़ी ज़्यादा निकल गया है, ब्लड लॉस हो गया है किसी इंजरी वगैरह के कारण, तो भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। कुछ इन्फेक्शंस में भी ये चीज़ें होती है, कुछ एलर्जेटिक प्रोसेस में भी ये एलर्जेटिक जो कॉजेज़ होते हैं उनके कारण भी हो सकता है। और ऐसा डाइट ले रहे हैं आप जिसमें न्यूट्रिएंट कम है तो भी आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है।